हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र फिजिक्स MCQ सीरीज का पार्ट 2, जो कि आने वाले बिहार SI BPSC या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ऊष्मा को किस में मेजर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ऊष्मा को मेजर करते हैं कैलोरी में, तो ई का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर देखते हैं विभवांतर, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो डी का आपका क्या हो गया, 4 हो गया। वाट वाट पावर को मेजर करते हैं ना वाट में, तो सी का आपका क्या हो जाएगा, 2। फिर देखते हैं एम्पियर। एम्पियर एम्पियर में करंट को मेजर करते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कार्ज को जूल में मेजर करते हैं, तो ई का क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए का आपका 3 हो गया। एम्पियर 1, वाट समर्थ पावर को मेजर करते हैं, तो सी का आपका क्या हो जाएगा, 2 हो गया। डी क्या है, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं वोल्ट में, तो डी का क्या हो गया, 4 और ई का 5। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3, 1, 2, 4, 5। ऑप्शन पे आते हैं, 3, 1, 2, 4, 5। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉट, जहाज के चाल की माप। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। ऑप्शन सी क्या है, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई। ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी की इकाई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए बिल्कुल सही सुमेलित है, नॉट जहाज के चाल की माप। ऑप्शन बी क्या है, नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई। और प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होती है। तो यहाँ पे डी आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में आपका होता है 746 वाट, 746 वाट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 क्या है, उच्च वेग, हाई वेलोसिटी मैक में मेजर करते हैं, तो ई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी क्या है, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य, तो वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, बी का 2 हो गया। सी क्या है, दाब या प्रेशर, तो पास्कल में मेजर करते हैं ना, तो सी का 3 हो गया। और एनर्जी को जूल में, तो डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। देखो, एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं ना, एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं और प्रेशर को पास्कल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 1 माइक्रोन बराबर है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/10 मिलीमीटर। ऑप्शन बी 1/100 मिलीमीटर। ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन डी 1/10,000 मिलीमीटर। तो हम क्या जानते हैं, 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या होता है, 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। यही होता है ना, 10⁻⁻6 मीटर। अगर इसको मिलीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 10³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10⁻⁻6 को हम क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक इसमें आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, मिलीमीटर में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, 10⁻³ मिलीमीटर। और 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, 1/1000 मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये बिल्कुल सुमेलित सही है। अश्वशक्ति, हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई है, सही है ऑप्शन। ऑप्शन सी समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, बिल्कुल सही है।
सेल्सियस क्या है, ऊष्मा की इकाई नहीं, हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस में, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, कैलोरी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी किलो कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वाट। तो वाट किसका होता है, पावर का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, दाब की इकाई क्या है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इकाई क्या होगी, न्यूटन पर वर्ग मीटर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, 10 क्या पूछ रहा है आपसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसकी इकाई क्या होती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बार, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओम किसका होता है, रेसिस्टेंस का, प्रतिरोध का। ओम आपका किसका होता है, प्रतिरोध का। जूल तो एनर्जी मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0.1 बार के, ऑप्शन बी 1 बार के, ऑप्शन सी 10.0 बार के, ऑप्शन डी 100.0 बार के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 बार के, अप्रॉक्स होता है 1.0, बट यहाँ पे जो क्लोज आंसर है क्या है, ए 1 बार के। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। देखो दो तरीके की राशि होती है ना, एक तो होता है वेक्टर और दूसरा स्केलर। वेक्टर को क्या बोलते हैं, सदिश राशि, और स्केलर को अदिश राशि। तो सदिश में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और अदिश में केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है, त्वरण भी क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दाब अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 131 लीटर, ऑप्शन बी 159 लीटर, ऑप्शन सी 179 लीटर, ऑप्शन डी 201 लीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 159 लीटर। नेक्स्ट आते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी फर्मीमीटर। तो देखो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर के। एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, और एक फर्मीमीटर 10⁻⁻15 मीटर। यही होता है। तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम कौन सा है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, फर्मीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्यूसेक क्या होता है, तो प्रवाह की दर होता है। आपने न्यूज में सुना होगा कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, 3 हो गया। बाइट किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से। रिएक्टर तो भूकंप की तीव्रता मेजर करते हैं। बार प्रेशर को मेजर करते हैं, तो डी का 1। तो यहाँ पे मैचिंग क्या हो जाएगा, ए का क्या हो गया 3, बी का आपका हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा, सी का 2, और डी का 1। नेक्स्ट आते हैं, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो आपका डॉप्सन होता है। ओजोन परत की मोटाई हम किस में मेजर करते हैं, डॉप्सन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर सिंपली ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियरों द्वारा, ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, नौ संचालकों द्वारा।
और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन। देखो पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, सोनार का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी सेक्सटेंट, ऑप्शन डी सोनार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सोनार। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? रेडियो वेव्स का, ऑप्शन बी श्रव्य तरंगों का, ऑडिबल वेव का, ऑप्शन सी पाराश्रव्य तरंगों का, ऑप्शन डी अवश्रव्य तरंगों का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोनार में हम लोग यूज करते हैं पाराश्रव्य तरंगों का, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ध्वनि को तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोफोन, ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से क्या मेजर करते हैं? विंड वेलोसिटी, पवन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो मैंने अभी बताया कि विंड वेलोसिटी या पवन वेग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, विंड वेलोसिटी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनीमोमीटर वायु की चाल मेजर करता है, ऑप्शन बी एमीटर विद्युत धारा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी क्या है? पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, बिल्कुल सही है, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। और टैक्योमीटर क्या करता है? टैक्योमीटर जो होता है, टैकोमीटर जिसे बोलते हैं, ये 36 दूरियों जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर दिशाओं के त्वरित मापन हेतु यूज किया जाता है या डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे सी आपका सही सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 23 पे आते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैस थर्मामीटर, ऑप्शन बी पारे का थर्मामीटर, ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ऑप्शन डी वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो मैंने अभी बताया था ना कि हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सन स्पॉट को, ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन को, ऑप्शन सी हवा ताप को, ऑप्शन डी पौधों के ताप को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, सौर विकिरण को मापने के लिए दो प्रकार के उपकरण यूज में करते हैं हम लोग। एक तो होता है पायरेनोमीटर और एक होता है पायरीहीलियोमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 पे। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वायु दाब, ऑप्शन बी गैसों का दाब, ऑप्शन सी द्रवों का घनत्व, ऑप्शन डी सतह पर तेल का दबाव। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर यहाँ पे सिंपली आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो, एमीटर क्या मेजर करते हैं? करंट मेजर करते हैं। तो ए का क्या हो गया? 3 हो गया। हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, हिंदी में बोले तो सापेक्ष आर्द्रता। बी का क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे लिखते चलो, ए का क्या हो गया? 3, बी का 4। स्प्रिंग तुला वेट मेजर करते हैं, सिंपल है। तो सी का क्या हो गया? 2। और बैरोमीटर से प्रेशर मेजर करते हैं, तो डी का क्या हो गया? 1। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 27 पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन बी क्या है? ओंडोमीटर।
ओडोमीटर से क्या मेजर करते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। बी भी सही है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से क्या मेजर करते हैं? साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसे मेजर करते हैं ऑडियोमीटर से, ध्वनि तीव्रता। एमीटर से करंट मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विद्युत शक्ति मापक यंत्र, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एमीटर से करंट मेजर करते हैं, ना कि विद्युत शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी ब्यूटीरोमीटर से, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर से, ऑप्शन डी थर्मामीटर से। तो दूध का रिलेटिव डेंसिटी किससे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं 29 पे। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन डी यूडियोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो हाइग्रो कहाँ आ रहा है? तो ऑप्शन बी में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए, एक तो थर्मो रेसिस्टर। तो थर्मो रेसिस्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ये तो बिल्कुल सही है, सही सुमेलित आपका यही होगा, सही सुमेलित आपका यही होगा। थर्मो रेसिस्टर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। इस संधारित्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है, ना कि थर्मामीटर होता है। ये गलत है। बीजेटी क्या होता है? बीजेटी एक ट्रांजिस्टर होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिष्टकारी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर बोलते हैं। और रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज कर देता है। ठीक है, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में चेंज करना। और जंक्शन डायोड आवर्धक। तो डी भी सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्टेथोस्कोप, इससे क्या मेजर करते हैं? तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। तो ई का क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है? रक्तचाप या ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। तो बी का क्या हो गया? 4 हो गया। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए। और लक्समीटर क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का आपका क्या हो जाएगा? ए का 3 हो गया, बी का 4 हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा 2 और डी का क्या हो जाएगा? 1। 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 32 पे। रडार प्रयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में। ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन डी वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो डी तो होगा नहीं, डी तो हटाई। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का RADAR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसको याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। अर्थक्वेक, जो भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, तो रिक्टर पैमाने पे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। भूकंपों की तीव्रता किसमें मापी जाती है? रिक्टर पैमाने पे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 34 पे। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यहाँ से आता है और देखने में सिंपल होता है और गलत होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन जो होता है ना, इसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। करेक्ट, बाकी सेल्सियस नेगेटिव में आ सकता है, फॉरेनहाइट भी, ड्यूमर भी, लेकिन जो केल्विन होता है, केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। केल्विन पैमाने का मान निगेटिव नहीं होता है।
ठीक है, इसे याद ही कर लो। नेक्स्ट पे आते हैं 35 पे। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। सुमेलित करना है, तो देखो भूकंप सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं ना, सिंपल है। तो ए का क्या हो गया? 2 हो गया। ए का आपका क्या हो गया यहाँ पे? 2 हो गया। ऊंचाई किससे मेजर करते हैं? एल्टीमीटर से। तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी का 3। विद्युत धारा करंट किसे मेजर करते हैं? एमीटर से। तो सी का क्या हो गया? 1 हो गया। और प्रतिरोध ओम में डी का 4। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना, अगर आपको कुछ 2-3 ऑप्शन याद भी नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से चूज कर सकते हो, जो सबसे आसान हो उसे मिला लो आप। जैसे आपको पता होगा भूकंप किससे मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ से। तो एक तो मिल गया, ए का 2, और प्रतिरोध ओम से, तो बाकी आंसर खुद ही निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि फैदोमीटर। तो फैदोमीटर से क्या करते हैं? समुद्र की गहराई मेजर करते हैं। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मेजर करते हैं। तो ए का क्या हो गया? 4 हो गया। बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं? वायुमंडलीय दाब। बी का क्या हो गया? 1 हो गया आपका। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो मिल गया ना, तो आर्द्रता जहां होगा वही आंसर सही होगा, हाइग्रो। तो सी का क्या हो गया? वायुमंडलीय आर्द्रता। एल्टीमीटर से ऊंचाई मेजर करते हैं, तो क्या होगा मेंशन अप? ए का आपका क्या हो गया? ए का हो गया 4, बी का 1, सी का क्या बताया मैंने? 2, और डी का 3। 4 1 2 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 38 पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर, दाब, कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन। सही, ए भी सही है, बी भी सही है। कार्डियोग्राम, हृदय गति सही है। सिस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता। सिस्मोमीटर क्या होता है? भूकंप मेजर करते हैं ना, तो ऑप्शन डी गलत है आपका, यही सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ बोलते हैं। हमेशा न्यूज में सुनते भी हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? पॉलीग्राफ। और पायरोमीटर से क्या मेजर करते हैं? हाई टेम्परेचर। ठीक है, पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर या उच्च ताप। गायरोस्कोप से क्या मेजर करते हैं? तो घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र है। पायरोमीटर से घूमती हुई वस्तु का वेग, ठीक है, वस्तुओं की गति। घूमती हुई वस्तुओं की गति मेजर किससे करते हैं? गायरोस्कोप से। काइमोग्राफ क्या होता है? तो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र क्या बोलते हैं? काइमोग्राफ बोलते हैं उसे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या पूछ रहा है कि एलिवेशन, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेवल प्रोट्रैक्टर, ऑप्शन बी एल्टीमीटर, ये तो ऊंचाई मेजर करते हैं, ऑप्शन सी स्निक लाइन, ऑप्शन डी थियोडोलाइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सिविल के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी थियोडोलाइट। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या जानते हैं हम लोग? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तराजू की रीडिंग क्या होती है? बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो देखो जो वॉशिंग मशीन होता है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, या हिंदी में बोले तो अपकेंद्रण पे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, अपकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मोमेंटम क्या होता है? संवेग मास इंटू वेलोसिटी। किसका रेशियो पूछ रहा है? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी से डिवाइड करो तो क्या बचेगा हमारे पास? भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा केवल मास, द्रव्यमान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, द्रव्यमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे देखो पूछ क्या रहा है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में क्या होगी। तो एक मान लो एक क्यूब है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है, हमने माने कि सबकी लंबाई क्या है, एल है। पूछ रहा है आयतन, तो आयतन क्या होगा इसका, एल क्यू हो जाएगा, और पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6l²। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब एल क्यूब इक्वल टू 6l², ठीक है, 6l²। तो ऐसे लिख सकते हैं l इंटू l², एल क्यूब को इक्वल टू 6l², l² से l² कैंसिल हो गया, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घन के किनारे की लंबाई कितनी होगी, 6। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऑप्शन बी, ऊर्जा का सृजन हो सकता है। ऑप्शन सी, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऑप्शन डी क्या है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना विनाश। तो हम क्या जानते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश। तो करेक्ट आंसर सिंपली हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि हवा की ऊर्जा होती है, तो एयर में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा होती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो स्थिरता का जड़त्व के कारण के, स्थिरता का जड़त्व जो होता है ना वही कारण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 49 पे आते हैं, तो 49 जो क्वेश्चन है सिंपली आपसे पूछ रहा है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, मान लो कोई गाड़ी है भरा हुआ है, तो जो स्टार्टिंग फोर्स लगाएंगे ना वो ज़्यादा चाहिए कंपेयर दैन कि जब चलने लगे। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक बार जब गाड़ी चल पड़ती है तो फ्रिक्शन क्या होता है, कम लगता है, घर्षण कम लगता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बोल क्या रहा है ना कि एक मनुष्य है, मान लो एक नाव है, एक नदी है, यहाँ पे ये नदी हो गया और ये नाव है, इस पर कोई आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, जैसा भी है ये आदमी है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है ना कि जंप करके कूद जा रहा है, कितने की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जंप कर रहा है। तो जंप करने के बाद मान लो कि इसका मास क्या है, m1 है, और नाव का मास क्या है, m2 है। तो जंप करने के बाद जब नाव की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0.5 मीटर पर सेकेंड से पीछे हो जाती है, घिसक जाती है 0.5 मीटर पर सेकेंड से। तो एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल होता है, बस सिंपली याद कर लो कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2। वैसे तो काफ़ी डीप में पढ़ना है, बट ऐसे ही अभी के लिए ऐसे ही देख लो। एक रूल होता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अब देखो m1 क्या है, किसका मास है, आपका जो मनुष्य है, मैन है, उसका मास है। तो m1 मेंशन कर लिया, कितने वेलोसिटी से जंप कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो m1 इंटू 5। m2 किसका मास है, नाव का, और नाव की वेलोसिटी कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5। अब देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, m1 इंटू 5 इक्वल टू m2 इंटू 0.5 को ऐसे लिख लो 5/10। तो m से m कैंसिल हो गया, तो m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 10m1। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो नाव का जो द्रव्यमान है मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये तो था हमारा घटना चक्र फिजिक्स MCQ सीरीज का पार्ट 2। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।